बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर के 20वें लेक्चर में आज हमने प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन पढ़ना है और ये ऑलमोस्ट इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इसे फिर एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन की कुछ टाइप्स हैं कि मेटल को आप माहौल से बचा कैसे सकते हैं। नंबर 1, आप मेटल को कोट कर सकते हैं ऑयल के साथ, पेंट के साथ, इनेमल चढ़ा के, वर्निश लगा के, जैसा कि आमतौर पर होता है मेटल के ऊपर पेंटिंग करके। दूसरा यह है कि मेटल की अलॉय बनानी है। जिस मेटल को आप बचाना चाहते हैं उसकी अलॉय बनवानी है किसी ऐसे मेटल के साथ जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल, जिस मेटल को आप बचाना चाहते हैं उससे उसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कंपैरेटिवली डिफरेंट हो। हम आगे स्टडी करते हैं। यानी गैल्वेनिक सेल, जिसे हमने सैक्रिफिशियल क्रूजन लास्ट पे जाके समझाता हूँ, कि ऐसी अलॉय बनानी है कि जो मेटल को क्रूजन से बचा सके। यह अलॉय बनाने के भी तरीके डिफरेंट हैं। जिस मेटल की अलॉय बनानी है, जिस मेटल के साथ बनानी है, उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। हमने स्टील की आयरन की अलॉयज़ बनवानी थी स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड, लेकिन वो भी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। तो फ़िलहाल अलॉय क्या करती हैं, ये अलॉय वहाँ पे बनाने, उसमें कितने % आपने कार्बन ऐड करना है या गोज़ ऑन, जो भी थी इम्प्योरिटीज़ अलॉय बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं, तो वो सब कुछ इस सिलेबस से ख़त्म हो चुका है। फ़िलहाल पहली बात आपने याद रखनी है कि मेटल को आपने कोट करना है ऑयल के साथ, पेंट के साथ, ग्रीसेस के साथ, एनामल के साथ, वर्निशेस के साथ, या अलॉय बनवानी है, या कोटिंग ऑफ मेटल विद अदर मेटल, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को कोट करवाना है। सबसे इंपॉर्टेंट टिन प्लेटिंग। ये जो हम टिन पैक इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए, वो टिन पैक्स होते हैं जिन्हें हम टिन पैक्स कहते हैं। तो ये टिन पैक का आगे देखते हैं ये कैसे प्रिवेंट करते हैं लोहे को। पहले तरीका देख लेते हैं। टिन प्लेटिंग करवाने के लिए लोहे की साफ़ शीट्स ली जाती हैं, बिल्कुल साफ़, डस्ट फ्री, क्रूजन फ्री, रस्ट फ्री, बिल्कुल साफ़ प्लेट्स, शीट्स। फिर उनको डिप करवाया जाता है। डिप करवाया जाता है किसके अंदर? मोल्टन टिन के अंदर। बहुत बड़ा टैंक होता है, उस टैंक में पिघली हुई टिन होती है, उसके अंदर इस शीट को क्या कर देते हैं, अच्छी तरह से डिप करवा देते हैं। डिप करवाने के बाद इसे बाहर निकालते हैं और 2 रूलर्स लगे होते हैं, पेयर ऑफ रूलर, घूमते हुए रूलर्स होते हैं, घूमते हुए रूलर्स। इनके दरमियान में से क्या किया जाता है, ये जो लोहे की प्लेटें आपने डुबोई थी वो गुजारी जाती हैं घूमते हुए रोलर में से। ये क्या करते हैं कि जो टिन है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं और जो ज़ायद टिन है उसको उतार देते हैं। तो ये सिर्फ उसकी रेगुलेशन के लिए है कि जो टिन आपने लोहे के ऊपर चढ़ाई है आप उसे रेगुलेट कर दें। पहली बात, मोल्टन टिन के अंदर इसे डिप करवाना है। अच्छी तरह से डिप करवाने के बाद बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद इसे हॉट रोलर्स, गरम गरम रोलर, ये रोलर गरम होते हैं, इनमें से गुजार देते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात लोहे के ऊपर एलुमिनियम, ये बहुत ही प्रिसाइज है लेकिन ये आमतौर पर टिन के साथ किया जाता है, लेकिन एलुमिनियम के साथ भी कभी कभार, ये आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता रहा हूँ, लोहे के ऊपर एलुमिनियम की तय चढ़ाई जाती है। एलुमिनियम बहुत अच्छा है क्योंकि एलुमिनियम जब अपना ऑक्साइड भी बनवाए तब भी वो कन्वर्ट होता है एलुमिनियम ऑक्साइड में, और एलुमिनियम ऑक्साइड एलुमिनियम से भी अच्छा है। यह मज़ीद वाटर को नीचे जाने नहीं देता है, टफ़ है, हार्ड है, रिजिड है। तो लोहे के ऊपर एल्युमिनियम चढ़ाओगे, एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, वो किसी चीज़ को नीचे जाने नहीं देगा और ये हाईली प्रोटेक्ट करेगा लोहे को। खैर ये सिलेबस में नहीं है, फिलहाल टिन वाला है, टिन वाला आप आगे बताते हैं। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर टिन की लेयर, जो आपने लोहे के ऊपर टिन की लेयर चढ़ाई है, अगर वो कहीं से डैमेज हो जाए, सपोज करें ये लोहा है, ये लोहे के ऊपर आपने टिन की लेयर चढ़ाई है, सपोज करें किसी जगह से ये डैमेज हो गई, अब लोहे को जंग लगना एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ेगा। कि लोहे के ऊपर अगर टिन कहीं से डैमेज हो गई, जो लोहे के ऊपर टिन चढ़ाई थी, अगर वो कहीं से डैमेज हो गई तो फिर लोहे को जंग लगना उससे एक्सपोनेंशियल रेट पे जाएगा। सादा लोहा अगर एक टाइम होता है तो ये उससे 4 टाइम्स, डबली, फिर ट्रिपली, फिर क्वार्टट, फिर क्विंसेट रेट पे ये बढ़ेगा रिएक्शन। वजह मैं बताता हूँ वजह क्या है। देखें, 2 मेटल जब इन कांटेक्ट हों, गैल्वेनिक सेल एस्टेब्लिश हो जाता है। एक तरफ लोहा है, एक तरफ टिन है। अब लोहा जो है ना, लोहा जो है ये टिन के साथ जब मुकाबला करता है तो लोहे के पास इलेक्ट्रॉन को देने की सलाहियत टिन से ज़्यादा है।
इसका मतलब लोहे का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और टिन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। लोहा अपने इलेक्ट्रॉन देता है, कन्वर्ट हो जाता है Fe3 पॉजिटिव में विद द 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, फिर वही बात, ये इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर आएंगे। जैसे ही सरफेस के ऊपर आएंगे, पानी, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, पानी के अंदर कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड के अंदर H पॉजिटिव हैं, HCO3 नेगेटिव हैं, गोज ऑन। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयरन के कैटाइंस अवेलेबल होते हैं। ये आयरन के कैटाइंस, ये 3OH, वही वाटर वाला स्ट्रक्चर जो लास्ट लेक्चर आपने पढ़ा था, ये वहीं से OH आए और कहीं से नहीं, क्योंकि ये फिर जब थोड़ा सा पानी अवेलेबल होगा, मॉइस्चर अवेलेबल होगा, तो ये फिर किसके अंदर डिप कर जाएंगे, ये मॉइस्चर के अंदर डिप कर जाएंगे। और मॉइस्चर अलहदा कुछ नहीं है, मॉइस्चर के पास आपने कभी पढ़ा H2O भी है, ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, अलॉन्ग विद वाटर भी अपनी आयोनाइजेशन तेज़ कर लेता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की हालत में। तो ये सारी स्पीशीज़ अवेलेबल हैं। तो ये जो आयरन है, ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, और यहाँ लोहा फिर पतले से पतला, पतले से पतला, और बड़ी जल्दी ये लोहा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वैसे लोहे का इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है जब वो किसी ऐसे मेटल के साथ लगा हो जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है लोहे से, या जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है लोहे से। वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और अपनी सरफेस पे ले आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाएंगे वो हाइड्रोजन से इजीली रिएक्ट कर जाएंगे। तो कैथोड के ऊपर रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ा, इधर भी मैंने लिखवाया हुआ है। वो इलेक्ट्रॉन कौन इस्तेमाल कर लेते हैं, हाइड्रोजन इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब हाइड्रोजन इस्तेमाल कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए और आयरन अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जो कि ईजीली डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर के अंदर, और वहाँ से आयरन खुरता चला जाएगा, बारीक होता चला जाएगा, लेयर ख़त्म होती चली जाएगी एक्सपोनेंशियल रेट पे। तो आगे हम देखते हैं जी गैल्वनाइजिंग क्या है या जिंक कोटिंग क्या है। लोहे को बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका गैल्वनाइजिंग भी है, आसान है, बहुत आसान। पहले देखना कि गैल्वनाइजिंग करनी कैसे है। आपने क्या करना है, लोहे की साफ़ शीट्स लेनी है, उनकी प्लेटें लेनी है, या जिनके ऊपर आप प्लेटिंग करवाना चाहते हैं, कोटिंग करवाना चाहते हैं, आपने उसे जिंक क्लोराइड में बाथ देना है। जिंक क्लोराइड का एक टब बनाया हुआ, सोल्यूशन बनाया हुआ है, उसके अंदर आपने लोहे की प्लेटों को डाल देना और उसे हीट करना है। हीट करने के बाद जब उसकी कोटिंग परमानेंट हो जाए फिर उन्हें बाहर निकालना है, एयर कूल्ड करना है, हवा के साथ उसे उन्हें ठंडा करना है। अब यहाँ तक तो जिंक कोटिंग हो गई। फिर एक और क्वेश्चन, अगर लोहे जिसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ी है, अगर वो कहीं डैमेज होगा तो क्या होगा। जिस तरह हमने पढ़ा कि टिन अगर डैमेज होगी तो क्या करेगी, लोहे के जंग लगने के अमल को एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ा देगी। लेकिन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, सारी बातें वही हैं, पानी भी वही, कार्बोनिक एसिड भी वही वही, हर चीज़ वही। तो क्या केमिकल रिएक्शन भी वैसे ही होगा? नहीं, केमिकल रिएक्शन क्वाइट डिफरेंट है। गौर से देखिएगा, जिंक की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आयरन से ज़्यादा है, या इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन से ज़्यादा है, या जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम है, जैसे मर्जी आप समझ लें। इसका मतलब जिंक के पास इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत आयरन से कहीं ज़्यादा है। तो क्या होगा जब आप कोटिंग करेंगे, अगर किसी जगह पे कोटिंग ख़राब होगी तो जिंक जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी, और ये इलेक्ट्रॉन जिस किसी लोहे के आयरन के कैटाइन ने इलेक्ट्रॉन जो उसके पास अवेलेबल है, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आयरन मेटल दोबारा, क्योंकि कैटाइन और एनाइन नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। अगर मेटल दोबारा स्टेबल हो जाए तो क्रूजन के चांसेस कम होते चले जाते हैं। तो जहाँ से कहीं कुछ सरफेस ख़राब होने लगी, वहाँ से जिंक अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और वो इलेक्ट्रॉन इससे पहले कि हाइड्रोजन की तरफ जाते हैं, वो आयरन के जो कैटाइंस हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोबारा आयरन मेटल में। इस तरह की क्रयन कहलाती है सैक्रिफिशियल क्रयन। सैक्रिफिशियल क्रयन का मतलब कि जिंक कुर्बानी देता है। अब जिंक की जो कोटिंग है वो ख़त्म होती चली जाएगी, ख़त्म होती चली जाएगी, आयरन को बचा के रखेगी, आयरन इंटैक्ट रहेगा। इंटैक्ट का मतलब आयरन वैसे का वैसे ही रहेगा,
जो जिंक है वो कुर्बान होती चली जाएगी, जिंक की सेक्रीफेजन होती चली जाएगी। फिर जिंक आगे हाइड्रोक्साइड भी बना देगा, जिंक ही हाइड्रोक्साइड बनाएगा, आयरन के हाइड्रोक्साइड नहीं बनेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ़ौरन कैप्चर कर लेता है आयरन, और आयरन न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह की क्रेजन कहलाई सेक्रीफेजन। तो ऊपर वाली लेयर कम होती चली जाएगी ये, लेकिन इतना ये रिएक्शन फास्ट नहीं है। तो इस जिंक की लेयर का कम होना या ख़त्म होना भी स्लो प्रोसेस पे मुहित है। तो आयरन फिर भी काफ़ी वक्त के लिए बच जाता है, और जब जिंक की लेयर बिल्कुल ख़त्म होने लगे तो उसको दोबारा जिंक से कोट करवा दिया जाता है। जो ऐसी क्रेजन कहलाती है सेक्रीफेजियल क्रेजन। इसका मतलब जिंक के साथ अगर कोटिंग करवा दो तो लोहे को बचाया जा सकता है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल लोहे की ज़्यादा है, और इसी रिडक्शन पोटेंशियल के ज़्यादा होने ने लोहे को फ़ायदा दिया, और इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ज़्यादा होने ने लोहे को बचा लिया। दिस टाइप ऑफ क्रेजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैक्रिफिशियल क्रेजन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिवाइज़ करवा देंगे ताकि ये हेल्पफुल हो जाए। अल्लाह हाफिज़।